दोस्तों नमस्कार। एक और आपका टीचिंग और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड एक वीडियो एचटेट का पीआरटी का जो एग्ज़ाम जो कि जनवरी 2021 में हुआ था 20 वाला, उसमें जो मैथमेटिक्स आया था लगभग उसमें 20-25 क्वेश्चन मैथ के रहे होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और प्लस रीजनिंग पिछले वीडियो में हमने करवा दिया। ठीक है, इसमें जो मैथ आया वो मैं कवर आपको कर रहा हूँ। जैसे ही हम एक एक सवाल करते हुए जाएंगे आराम से समझेंगे इस चीज़ को, और कोई चीज़ समझ में ना आए उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज समान भुजाएं हो जिसकी, सम माने समान और बाहु माने भुजाएं, समान भुजाएं हो जिसकी ऐसी त्रिभुज जैसे आपने ये बना ली, ठीक है ना, समान भुजाएं हैं इसकी, की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब भुजा समान है तो सभी भी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होंगी। इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बतानी है आपने। ऊंचाई ये होती है ऊंचाई, है ना। आप यहां से माप लो चाहे, ऊंचाई तो मतलब इतनी ही मापनी है ना जितनी ये है, ठीक है। चाहिए ये आपकी ऊंचाई है। ये कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये भुजाएं समान होंगी ना ऐसे, तो ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा ना, लंब जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस 6 को 2 भागों में बांट देगा बराबर बराबर। कितने में, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अगर ये बराबर है दोनों भुजाएं तो ऐसा किस में होगा, ऐसा आपका समबाहु में होगा और समद्विबाहु में भी होगा। क्योंकि समद्विबाहु में भी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे ये 6 और ये मान लो 10 हो तो सामने वाले को 5-5 में बांट देगी। समद्विबाहु का एग्जाम्पल मैं जैसे आपको करवाऊं, मान लो ये दोनों बराबर हैं, 6 हैं और ये 5 है, तो ये भी अगर इसको जाएगी ना तो ये 2.5-2.5 में बांट देगी आपको, ठीक है। अगर विषम बाहु त्रिभुज हो, आप खुद बना के देख लो, ऐसे हो, इसमें भुजाएं समान नहीं है। अब आप परपेंडिकुलर डालो जरा इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये तो छोटा हो गया। अब हम कह सकते हैं अगर ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, हम कह सकते हैं कि ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, नहीं हो गया ना, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है। तो ये अगर बड़ी होगी तो इधर वाला हिस्सा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। जितनी बड़ी ये हो गई उतना ही बड़ा इधर वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो उतनी धीरे धीरे फैलती हुई नीचे जाएगी, धीरे धीरे उतरेगा, उसमें कोण कम है, स्टीप मतलब ऐसे उतरेगा वो, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा कि लंबी हो जाएगी ये साइड। तो अगर ये बराबर भुजा है 6-6 तो वो बराबर में काटेगी, तो ये 6 और ये आपको निकालनी है, ये ऊंचाई h है और ये आपका 3 है। ये आपकी समकोण त्रिभुज बन गई, ठीक है ना, जिसमें क्या हो गया कि ये आपको निकालनी है, ये 3 है ये 6 है। तो ये क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है ना कर्ण की 2, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर आधार 3 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। किसने दिया था, पाइथागोरस ने। 36, 3 का 9 जमा h स्क्वायर, 9 उधर जाए घटा दो, h स्क्वायर बराबर 36 में से 9 गए 27, h बराबर वर्गमूल 27 आ गया। 27 का वर्गमूल देखो, 27 को लिख सकते हो आप टुकड़ों में, 3 तिये 9 तिये 27, वर्गमूल में 2 एक से अक्सर होना तो एक बाहर आ जाता है, तो एक 3 बाहर आ गया, 3 वर्गमूल 3, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल जिसमें बोर्ड मास का रूल आप लगा के सोल्व करते हो। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ का, ये ऑफ जो का है इसको सोल्व पहले करोगे आप इसको, तो इसको अलग से सोल्व कर लो। कई बच्चे क्या करेंगे कि 5/3 गुणा में 17/5 गुणा में 7/51 माइनस 1/3 करते हैं, ठीक है। तो कई बार तो हो जाता है पर कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे यहाँ भाग हो तो भाग पहले कर दोगे आप, गुणा बाद में करोगे। तो इससे अच्छा है कि ऑफ वालों को अलग ही सोल्व कर लो। क्या करो, 17/5 गुणा में 7/51 है, ऑफ का मतलब 17×51, तो ये आ गया 7/5 ये 15। और ऐसे ये नीचे भी ऑफ है, ये इसको भी अलग सोल्व कर लो। 28/5 गुणा में 5/7, 7 चौके 28, 5 से 5 पे कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया, इसका 4 आ गया आपका। तो ये इसमें रख देंगे हम। ऊपर क्या है, 5/3 गुणा में, ये आपने सोल्व कर लिया, इतना इतना क्या आया था 7/15 और माइनस 1/3, नीचे 2/9, ये वाला सोल्व किया था आपने, क्या आया था 4 ऑफ वाला और माइनस 2/3, ये 5 तिये 15, तो ये आ गया 7 3 तिये 9 माइनस 1/3। और इसमें क्या है आपका 4 दूने 8/9 माइनस 2/3। ऊपर भी एलसीएम 9 आ रहा है तो 7 माइनस 3 तिये 9, और नीचे भी 9 एलसीएम आ रहा है तो 8
और यहाँ 3 है, 3 3 9 तो 2 3 6, 4/9 और नीचे आ गया 2/9। ये ऊपर जाके पलट जाएगा, 4/9 गुणा में 2/9 का 9/2 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, ये आ गया आपका 2। तो जस्ट ये एक सिंप्लीफिकेशन था, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है, आपने ऑफ वाला है ना उसको अलग से सोल्व कर लो, इसमें मिक्स करके यहाँ गुणा का निशान लगा दोगे आप, है ना, जहाँ गुणा का लगा दोगे। तो यहाँ बाय द वे कभी भाग हुआ ना तो फिर आप क्या करोगे, आप पहले इसको सोल्व कर दोगे, 5 से 5 काट दोगे, गलत हो जाएगा आपका सवाल, क्योंकि पहले ऑफ वाला करना है, आपने भाग वाला नहीं करना। x माइनस 1/x बराबर 4 आपको दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है x की 3 माइनस 1/x की 3 की। बहुत ही आसान है, यहाँ x है, यहाँ x की 3 है, तो इसका मतलब आपको क्यूब करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो क्यूब बोथ साइड्स आप करोगे जब, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो आ जाएगा आपका a माइनस बी की 3, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ax है, b 1/x है, 3ab इंटू a माइनस b, यही फार्मूला होता है a माइनस बी की 3 का। और 4 की 3 होती है 64, 4 चौके 16 चौके 64, x से x कट गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, ये इसकी वैल्यू 4 है, ये रही 4, तो इसकी जगह 4 रख दो, गुणा में 4 बराबर 64, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 64, 4 3 12 माइनस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 12, 64 और 12 76। ये बहुत ही आसान सा आपका सवाल था, जस्ट क्यूब करना है आपने। वर्गाकार मैदान, ठीक है, अभी वर्गाकार मैदान बना लेते हैं हम। ये वर्गाकार मैदान बना तो नहीं, आप मान ही लो, जिसकी 50 मीटर लंबाई है, लंबाई 50 मीटर है तो उसकी चौड़ाई भी 50 मीटर होगी वर्ग की। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है, चारों ओर मतलब ये हो गया ना कि बीच में कहते तो यूं बना देते हैं हम, चारों ओर का मतलब हो गया कि किनारे के साथ साथ यूं चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है। पार्कों में होता ही है ऐसे चलने के लिए, आपने देखा है। 6 मीटर, 6 मीटर मतलब ये जो चौड़ाई है ना इसकी 6 मीटर है, ऐसे मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवानी है। लाल मिट्टी आपने देखी है डली होती है, तो उसका व्यय बताओ। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर बताया इसने ये नहीं कहा कि 1 मीटर में कितनी डलेगी, वर्ग मीटर। तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे भी इस रास्ते का, एक तरीका तो ये है कि ऊपर आप 50 वाले का निकाल लो, 50 जो जिसकी भुजा है ना, बड़ा वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है आप उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्षेत्रफल निकल गया। और उसमें से जो अंदर वाला है, ये वाला इनसाइड जो है, बाहर एक बाहर वाला हो गया और एक इनसाइड आपका स्क्वायर हो गया, उसका आप एरिया निकालो। एरिया का मतलब स्क्वायर, वो कर दोगे अगर, तो आपका ये आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, उस ऊपर वाले में से नीचे वाला निकाल दूं काट के, ठीक है, तो वो बच जाता है। तो ऊपर वाला क्या है, उसका भुजा है 50 की, तो 50 का स्क्वायर हो गया उसका एरिया। और ये अंदर वाले की भुजा कितनी है भाई, ये देखो यहां से यहां तक है, ये कितना कम हो गया, 6, तो ये कम हो गया और 6 ये कम हो गया, 6 यहाँ कम हो गई, 6 यहाँ कम, 12 कम हो गई, 50 में से 12 गए, 38 है इसकी भुजा, तो इसका 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल लोगे और उसको गुणा कर दोगे 30 से, तो आपका खर्चा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे एक एक करके निकाल लो। जैसे ये है आपका आयत बन गया एक तरह से इतना, ठीक है, इसमें 50 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 6 है, 50 6 300 आ गया, और 300 इसका आ जाएगा नीचे वाले का। ठीक है, उसके बाद ये बच गया, ये आपका ये कितना बच गया, 50 में से 6 ऊपर चला गया, 6 नीचे चला गया, 38 तो लंबाई है इसकी और 6 क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो 38 गुणा में 6 कितना हो गया आपका, 288 हो गया शायद, 288, और 38 दिए 228 हो जाएगा, 228, 19 सिक्के 114 होते हैं, तो 38 सिक्के 228 हो गए, और 228 इसका हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। 50 का वर्ग 2500, 38 का वर्ग क्या आ जाएगा आपका, 38 का वर्ग 38 और 38 की गुणा कर लो, या 20 माइनस 2 का स्क्वायर करके निकाल लो, 1444 आ गया आपका। ठीक है, 1444, ये आपका इसमें से घट जाएगा, घटा दो आप, 1056 को 30 से गुणा कर दोगे आप, तो आपका खर्चा आ जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 1 3 एकम 3, 31,680। ये थर्ड ऑप्शन।
तो इसमें आपने पहले भी सवाल किए होंगे 8वीं 10वीं में कि एक वर्ग हो गया, उसके अंदर रास्ता बनाओगे तो अंदर एक और वर्ग हो गया, तो ऊपर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का, तो वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता था, है ना। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ पाथ जो कहते थे आप। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष में या 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 1237.50 रुपये। और 6 वर्ष में, अगर 6 वर्ष तक आप ब्याज पे रखोगे उसको, तो 6 वर्ष में कितना हो जाता है वो 1443.75। भाई 4 साल में इतना हुआ था, तो 6 साल में 1400 ज्यादा क्यों हो गया वो, क्योंकि 2 साल और ब्याज लगा आपका। किस चीज का फर्क है ये 2 साल ब्याज का फर्क है, 2 वर्ष का ब्याज है वो, जो डिफरेंस है वो 2 साल का ब्याज कितना लगा आपका, ये देख लो 206.25, ये 2 साल का आपका ब्याज लगा, तो आपका 6 साल में इतना धन हो गया, है ना। 4 साल से 2 साल ज्यादा का। 4 साल का ब्याज आपको कैसे निकालोगे, 4 वर्ष बाद ये क्या है, मिश्र धन हो जाता है, वो क्या होता है, ये मिश्र धन है 4 साल बाद का। 2 वर्ष का ब्याज इतना है, 4 साल का ब्याज निकाल लो आप, 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 4 साल का 2 साल का इतना है, 4 साल का 2 से गुणा कर दो, तो 412.50, ये 4 साल का ब्याज है। इसने कहा था 4 साल बाद इतना हो जाता है धन 1237.50। मिश्र धन जो है वो 4 साल बाद कितना होता है 1237.50। मिश्र धन में 2 चीजें होती है, एक तो मूलधन और एक उसमें लगा ब्याज। अगर मैं ब्याज जो है, ब्याज कितना है 4 साल बाद, ये रहा 4 साल में ब्याज इतना बनता है 412.50, ये मैं घटा दूं तो क्या बचेगा आपका मूलधन आ जाएगा, ये घटा दो आप, ये तो 0 हो जाएगा, 825 रुपये आपका ब्याज आ गया। थोड़ा मुश्किल लगा हो सकता है, पर आसान है ये कि 4 साल में इतना ब्याज बनता है, 6 साल में इतना बनता है, तो यानी 2 साल में इतना ज्यादा ब्याज बनता है, तो ये 2 साल का ब्याज आ गया आपका 206.25। 2 साल का इतना है तो 4 साल का निकाल दो 412, क्योंकि 4 साल बाद मिश्र धन दे रखा है हमें, उस मिश्र धन में से 4 साल का ये ब्याज हम घटा देंगे, मिश्र धन में से ब्याज घट गया तो मूलधन रह गया। सिंपल सवाल। एक समबहुभुज, समान भुजाएं हो जिसकी, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं हो जिसकी, ठीक है ना, बहुत सारी समान भुजाएं हो जिसकी, उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण है, उसका मान 175 डिग्री है, प्रत्येक एक का। समान भुजाएं हैं तो कोण भी समान होंगे, जिसकी भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज, उसके कोण भी 60-60 के समान होते हैं। वर्ग समान भुजाएं होती हैं, कोण भी 90-90 डिग्री के समान होते हैं, तो इसके कोण पे 175 डिग्री के हैं। बताना है आपको भुजाएं कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या। देखो बच्चों, आप जाते हो त्रिभुज पे, तो त्रिभुज में तो क्या हो जाता है कि आपके कोण जो भुजाएं समान होती है ना, तो कोण भी समान होते हैं, 60-60 के होते हैं। चतुर्भुज जो आता है उसमें वर्ग जो होता है, या आपका समचतुर्भुज होता है रोम्बस, उसमें 90-90 डिग्री के होते हैं, भुजाएं भी समान होती हैं, कोण भी समान होते हैं 90-90 डिग्री के। पंचभुज जब आ जाती है आपके पास, ठीक है, तो उसमें कोण 108 डिग्री का होता है। आपके पास षटभुज आती है हेक्सागोन, तो उसमें 120 डिग्री का होता है। जितनी भुजाएं ज्यादा आएंगी आपका कोण उतना ही ज्यादा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? त्रिभुज में देखो ये थी, चतुर्भुज में ये थी, अगर मैं 8 भुजाओं वाली आकृति एक से बनाऊंगा ना, आप खुद ही देखो इसको, तो ऐसे आप बड़ी सी आकृति बनाओगे ना, तो ये कोण खुद ही 90 से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर बड़ी बनानी है, ये तो 90 बन गया, ठीक है, अगर आपको बड़ी सी बनानी है ना, तो आपको यूं लेके चलना पड़ेगा, यूं, ठीक है ना। अब यूं तो ले ही नहीं सकते, यूं त्रिभुज बन जाएगी, यूं लोगे चतुर्भुज बन जाएगा, इससे बाहर जाना पड़ेगा 90 से ऊपर। तो जितनी आप बड़ी आकृति बनाओगे, जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी, उसका कोण उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको 20 भुजाएं बनानी हो ना, तो आपको यूं बहुत ही लंबा सा लेना पड़ेगा, ये यूं यूं करके 10 यहां बनानी पड़ेगी, फिर 10 यूं यूं करके बनेंगे, ऐसे करके आएगा वो, ठीक है। वटेवर जो भी हो, हम सवाल पे आते हैं। अच्छा, तो अब हमें पता कैसे चलेगा इसके अंदर कि आपके भुजाएं कितनी है? इसमें कोण तो 175 डिग्री का है, भुजाएं कितनी है? देखो, आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये जो 10 भुजाएं, 5 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं जो होती हैं जिनमें, उसमें कोण कितने का आएगा? जैसे षटभुज में 120 का होता है। क्यों होता है 120 का? चतुर्भुज में 90 का ही क्यों होता है? पंचभुज में 108 का ही क्यों होता है? सिंपल सी बात देख लो कि एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है? एक त्रिभुज में
आपका होता है 180 डिग्री का। चतुर्भुज में आपकी दो त्रिभुजें बनती हैं, तो 180 ये हो गया और 180 ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल जोड़ 360 डिग्री इनके मतलब एंगल का जोड़ हो जाता है आपका। पंचभुज होती है, पंचभुज बना लेते हैं जरा। पंचभुज ये हो गई आपकी 1 2 3, दो ही भुजा और चाहिए आपको, आपकी यूं करके या मतलब उल्टा कह लो, ये बेस हो जाएगा, एक ही बात है। ये आपके 5 कोण हो जाते हैं, समान कोण होते हैं। इसमें कितनी त्रिभुज बनेगी? त्रिभुज किससे बनती है? डायगोनल से बनती है किसी में। जैसे इसमें एक डायगोनल था चतुर्भुज में, है ना, तो ये दो त्रिभुजें बन गई। इसमें क्या होगा, डायगोनल बनाओगे ना आप, तो इससे इसको तो मिला नहीं सकते, ये तो भुजा हो गई आपकी, ये तो इससे नहीं मिला सकते, इसको इससे नहीं मिला सकते, ये तो भुजा हो गई आपकी। इसको एक छोड़ के मिलाओगे तो वो डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया आपका, ये डायगोनल हो गया आपका। और कोई डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा। तो पंचभुज में 5 भुजाएं थी, भुजा कितनी थी? यानी 5 था। डायगोनल कितने आए आपके? डायगोनल या विकर्ण कितने आए आपके? आपके 2 ही आए, क्योंकि यहां नहीं बन सकता, यहां ये बनाने वाला है खुद, और इस पे भी नहीं बन सकता। तो 3 तो अनयूज्ड रह गए, इन 2 पे जाके मिला वो, 2 शीर्ष पे 3 कट गए, तो यानी कि 2 डायगोनल आए आपके, यानी n-3 हो गया। भुजाओं से 3 कम हो गया आपका। चतुर्भुज में भी तो ऐसा ही था, चतुर्भुज में 4 भुजाएं थी, डायगोनल 1 आया। 4 भुजाएं थी, वैसे तो कितनी यूं भी बना सकते हो, पर उससे क्या होता है कि वो कट जाता है फिर, है ना। हमें तो त्रिभुजों में बांटना है ना उसको, एक तरफ त्रिभुज बन जाए, दूसरी तरफ त्रिभुज बन जाए, उतना ही। तो ठीक है, ऐसे तो इसमें भी, इससे मैं यूं मिला दूं, ऐसे विकर्ण बनाए जाऊंगा, उसको भी फायदा नहीं है उससे। फिर हमें तो ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल 1 2 3 बन गई इसमें, 1 2 3 ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल में कितने का कोण होता है? 180 डिग्री के कोण होते हैं, तो 3 ट्रायंगल में कितने का हो गया? 540 का। 540 इसके कोणों का योग होगा। 5 कोण है तो एक कोण कितने का आएगा? 108 का। ये देखो, षटभुज का भी ले लो, ये और ये, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग है वो अच्छी नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6 कोण समान कोण है इसमें। मैं अब डायगोनल बनाऊंगा, इससे इसको नहीं मिला सकता मैं, तो इसको मिलाऊंगा इससे, इसको इससे नहीं मिला सकता, ये तो भुजा हो जाएगी। ये हो गया और ये हो गया, तो इसमें भुजाएं कितनी है? 6, n6 है। डायगोनल कितने आएंगे भाई इसमें? देखो 3 कम हो जाते हैं, मैंने कहा था ना 1 2 3 कम हो जाते हैं, इन तीनों पे मिलेगा, तो n-3 आएंगी। ट्राइंगल कितनी बनेगी इसमें? 3 डायगोनल है ना, एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल बन जाती है, देखो एक फालतू बन जाती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 3 डायगोनल 4 त्रिभुज बनेगी, एक त्रिभुज ये रही, एक त्रिभुज ये रही, एक त्रिभुज ये रही, एक त्रिभुज ये रही, 4 त्रिभुज बन गई आपकी। तो एंगल का जोड़ कितना आ जाएगा? सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल आ जाएगा आपका। 4 त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, 720 डिग्री हो गया। टोटल कोण 6 है इसमें, तो एक कोण कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का आ जाएगा। आपने याद कर रखा है ना कि एक कोण 120 का होता है, तो याद करने से नहीं, ऐसे समझने से चलेगा, क्योंकि षटभुज का याद कर लोगे, कहां तक याद करोगे। इसमें देखो 175 डिग्री का कोण है ये, षटभुज तक हम गए 120 ही आया है, 60 90 108 120, 175 तो बहुत दूर है। तो चलो कैसे करेंगे इसमें, मैं मान लेता हूं कि जो साइड्स है ना, टोटल साइड्स कितनी है इसमें, हमारा जो समबाहुभुज है उसमें n है। दोस्तों इसमें डायगोनल कितने होंगे? डायगोनल मैंने बताया था हमेशा क्या 3 कम हो जाते हैं, ये 3 कम हो जाते हैं, 3 ही रहते हैं, 3 हर एक में कम हो जाएंगे, तो n-3 डायगोनल होंगे। इसमें ट्रायंगल कितनी बनेगी? ट्रायंगल एक ज़्यादा बनती है डायगोनल से, 1 2 3 4 बनी थी, यानी कि n-2 बनी थी, 2 कम डायगोनल बनती है भुजाओं से, इससे एक ज़्यादा होती है, n-2 डायगोनल बनेंगे, सॉरी ट्रायंगल बनेंगे, n-2 ट्रायंगल बनेंगी। सम ऑफ एंगल क्या आएगा? सम ऑफ एंगल, इसके मतलब कोणों का जोड़ कितना आएगा? देखो एक ये n-2 ट्रायंगल बनेंगे, इसमें एक ट्रायंगल का कोण होता है 180 डिग्री का टोटल कोण, ठीक है ना, तो इसमें सम ऑफ एंगल इतना आ जाएगा। एक एंगल का मतलब ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? तो ये टोटल आपका जो कोणों का योग है, टोटल कोण कितने होंगे? n भुजाएं हैं तो n ही कोण होते हैं उसमें, तो n से भाग हो गया, ठीक है। ये ईच एंगल आ गया, पर ईच एंगल आपको दे रखा है कितने का है? हर एंगल इसका 175 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ये आसान सा सवाल है, आगे हो जाएगा ये, तो n इधर जाए गुणा में हो जाएगा, तो 180 और n की गुणा 180 n, 180 गुणा 360 बराबर 175 n। ये 180 में से 175 इधर जाके घट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 5n बराबर इधर 360 प्लस का हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, n बराबर क्या आ जाएगा? 72 भुजाएं हैं भाई इसमें,
ठीक है, 72 भुजाएं हैं इसमें, साइड्स डायगोनल बनेंगे 3 कम 69 बनेंगे, ट्राइंगल कितनी बनेगी 2 कम 72 में से 2 के 70 ट्राइंगल बनेगी। 70 ट्राइंगल हैं तो इसके कोणों का जोड़ ये आ जाएगा आपका 12,600, ठीक है, डिग्री। और इसमें 72 साइड है, 72 से भाग करोगे तो एक कोण का वो आ जाएगा 175 डिग्री। मैं मानता हूं ये मुश्किल है, बोर्ड भी पूरा भर गया आपने देखा, पर आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वरना ऐसा सवाल आ सकता है जो इस तरह से आप उसमें अटक जाओगे। कहां तक याद करोगे आप, याद तो कर नहीं सकते। तो सिंपल ये याद कर लो कि आपकी कितनी भी साइड हो उस पॉलीगन में, उस बहुभुज में, आपके जो डायगोनल है वो 3 कम बनेंगे, n-3 बनेंगे। आपके ट्राइंगल जो है ना वो क्या बनेंगी, 2 कम बनेगी। जैसे आप इससे याद रख लो, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं, 180 गुणा 360 डिग्री उसके कोणों का जोड़ होता है। ट्राइंगल में देख लो, ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 3 भुजाएं मिलके एक वो बहुभुज बनाती है, 3 भुजाएं मिलके एक बनाती है ना, तो उसका जोड़ 180 आता है। तो 3 वाले ने 1 बनाया, 2 कम, 4 वाले ने 2 बनाए, 5 वाले ने 3 बनाए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि n-2 आपकी ट्राइंगल बनेगी तो कोणों का योग हो जाएगा n-2 इंटू 180, एक कोण का जोड़ बट्टे n बराबर जो दे रखा है वो लगा दो, आपका सवाल हो जाएगा। अब आयु वाले सवाल आ गए। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु, ठीक है, राम की 34 है और आपकी श्याम की कितनी है, 14 है। कितने वर्ष पश्चात, कितने सालों बाद राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ये जो राम है ना ये श्याम के दुगुने के बराबर, 34 और 6 40 और 14 और 6 20, 6 साल बाद इसकी 40 इसकी 20, 6 साल बाद हो रही है, एक तो अंदाजा हो गया। दूसरा मान लो कि x साल बाद हो जाएगी, x साल बाद मान लेते हैं, तो 34 जमा x हो जाएगी राम की आयु, श्याम की 14 जमा x हो जाएगी x सालों बाद, ये दुगुनी हो जाएगी तो श्याम की दुगुनी कर दो, ठीक है। 34 जमा x बराबर 14 दूनी 28 जमा 2x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, ये 34 इधर माइनस का 28 में 34 के माइनस 6, 6 साल बाद राम दुगुने उम्र का आपका हो जाएगा। ऑप्शन लेके भी कर सकते हो, ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो लगा के भी आप 6 साल 5 साल जोड़ोगे ना तो पता लग जाएगा। चलिए, ये आपका सर्ड्स एंड इंडाइसिस रिसेंटली हमने करवाई थी एक्सरसाइज, उसका ये सवाल है, ठीक है। इसमें इंडाइसिस क्या होती है, पावर होती है, इंडेक्स, उसका इंडेक्स, जैसे x की 5 तो x का इंडेक्स 5 है, x बेस है और 5 उसका इंडेक्स है। और सर्ड्स क्या होती है, जैसे मैं ये दे दूं वर्गमूल 7, तो ये वर्गमूल जो है वो सर्ड है, इसको वर्गमूल एक सर्ड्स का एक पार्ट है, इसमें घनमूल भी होता है, ठीक है, और कितने भी मतलब वो रूट हो सकते हैं उसके, 5 1/5। तो ये दे रखा है आपको 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 81। 81 क्या होता है, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की 4 बार गुणा, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। और आपको दे रखा है 5 की पावर x जमा वाई बराबर 625। तो 625 5 की कितनी बार गुणा होता है, 4 बार, 5 5 25 5 125 5 625। तो इससे x माइनस वाई, ये बेस बराबर है तो इंडेक्स भी बराबर होगा, यानी पावर भी बराबर होगी, तो x जमा वाई बराबर 4। अब कहीं तो सोल्व करने जाएंगे, इसको सोल्व करे बिना ही आपको पता होना चाहिए इसका मान क्या आएगा, x 4 आएगा y 0 आएगा। क्यों आएगा, x एक ऐसी संख्या है जिसमें से y को घटा लो तो भी 4 रहता है, y को जोड़ लो तो भी 4 रहता है। मतलब मैं y घटाऊं और y जोड़ूं तो अलग अलग संख्या आनी चाहिए ना, y में कुछ दम होता तो y के जोड़ने से तो वो बढ़ता और y के घटाने से घटता, पर y घटा दूं तो भी 4 आ रहा है, y जोड़ दूं तो भी 4 आ रहा है, इसका मतलब y से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि y 0 है। सिंपल, y क्या है, 0 है। या आप इसको जोड़ के भी कर सकते हो, यूं कर दो, काट दो, 2x बराबर 4 और 4 8x बराबर 4 आ गया, x का मान यहां रख दो, y 0 आ जाएगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, वर्ग की भुजा है ना जो, उसको क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, भुजा को 20% बढ़ा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। कई दोस्तों ने 20% पे भी निशान लगा रखा है, वो गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो कि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर तो हमेशा ज्यादा ही बढ़ेगा ना। मतलब 3 से आप 6 पे जाओ, सिंपल सी बात है, 3 से 6 पे जाओ, 3 बढ़े, पर इनका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 6 का 36, तो 9 से 36 तो बहुत आगे चला गया,
है ना। 3 से 6, 9 से 36, आप खुद ही देखो। 3 से आप 6 पे गए, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 6 का 36, तो यहाँ तो 3 का ही गैप है, यहाँ 27 का बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो, है ना। तो कितना बढ़ेगा अल्टीमेटली, अगर उसमें लंबाई में 20% की वृद्धि हो। 20% आप ऐसे ले सकते हो, मान लो कि साइड जो है ना इसकी वो 100 है, 100 का 20% 20 होता है, तो वो बढ़ के 120 हो गई। एक तो तरीका ये है। थोड़ा आसान तरीका है इसकी कि साइड मान लो 10, 10 का 20% क्या होता है दोस्तों, 5वां हिस्सा होता है, ठीक है। 20/100 5वां हिस्सा है ना 20%, 1/5। तो अगर मैं इसकी साइड 10 मान लूं, तो इस 20% की बढ़ोतरी करनी है, इसके 5वां हिस्सा क्या होता है 2, 2 की बढ़ोतरी करके 12 साइड आ जाएगी। तो ये पुरानी साइड है, ये नई साइड बढ़ के आएगी। इसका जो एरिया है वो क्या आएगा आपका, ये आएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, इसका एरिया क्या आएगा 144। 100 के पीछे कितनी बढ़ गई, 44 बढ़ गई। 100 के पीछे 44 बढ़ गई, 100 के पीछे बढ़े उसी को तो हम प्रतिशत कहते हैं, 44% आ जाएगा इसका आंसर। अगर 100 और 120 लोगे तो 100 का आ जाएगा 10,000, इसका 12 का 144, 1 0 की 2 0, ये 4400 बढ़ गया 10,000 की बजाय। 4400 कितने में बढ़ गया, 10,000 पे। हमें निकालना है 100 पे, 2 0 से 2 0, 2 0 2 0, 44%। एक्स मान के भी कर सकते हो आप, मान लो उसकी भुजा एक्स थी, उसमें वृद्धि कितनी होगी, एक्स जमा एक्स का 20/100। इससे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। बस आपको जो आसान तरीका लगे उस तरीके से आप निकाल देना। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं जो, ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं। 6 लगातार कोई संख्याएं हैं, उसमें पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 दे रखा है, तो अंतिम 3 का योग कितना होगा। कई तो बहुत आसानी से कर देंगे, चलो समझ में ना भी आए तो मान लेते हैं इनको। पहली संख्या में x मान लेता हूं, दूसरी संख्या दोस्तों x जमा 1 हो जाएगी, एक ज्यादा होती है ना नेचुरल नंबर में, 2 से 3, 3 से 4। अगली ये है, अगली ये है, उससे अगली ये है, और उससे अगली ये है। ये 3 ये पहली हो गई और 3 अंतिम हो गई, ठीक है। ये 6 मैंने प्राकृतिक संख्या ले ली लगातार जो है, ठीक है, लगातार आने वाली। इसमें इन तीनों का जो जोड़ दे रखा है, इन तीनों का जोड़ क्या हो गया, x जमा 1 जमा x जमा 2, ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। x और x और x 3x, और जमा में 1 और 2 3 बराबर 36, ठीक है। 3x बराबर कितना आ गया, 36 में से 3 घट जाएगा 33, x बराबर आ गया 11। अब इनका जोड़ निकालना है आपको, x और x और x 3x हो गया, 3 और 4 7 और 5 12, 3x जमा 12, x क्या है 11 है, या 3x का मान 33 ही रख दो सीधा, यहाँ 33 जमा 12 45। ये बस आपका सवाल हो गया, ठीक है। इस तरीके से या कोई और आपको जो भी अच्छा तरीका लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। 36 से तो ज्यादा ही आएगा इनका जोड़, है ना। पहली 3 है तो अगली 3 बड़ी होंगी उनसे, अगली 3 क्या होगी, इनसे वो बड़ी होगी, 3 3 बड़ी होंगी। जैसे मान लो मैं कोई संख्या ले लूं 10 11 12, अगली 3 13 14 15, ये पहली से 3 बड़ी है, ये अगली से 3 बड़ी है, ये अगली से 3 बड़ी है, हर संख्या 3 बड़ी है, तो 3 3 और 3 प्लस हो रहा है 9 प्लस हो रहा है टोटल। इनका जोड़ 36 है तो अगले को जोड़ 45 ही आना है, सिंपल। इनका जोड़ मान लो 100 होता तो उनका जोड़ 109 आता, क्योंकि 3 ज्यादा होंगे, वो 3 3 3 9 ज्यादा होंगे टोटल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो भाग ना होती हो वो 2 होती है। एक तो स्टार्ट ही, एक से तो नंबर स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 से स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हो गया, उससे भाग ही क्या करोगे आप, है ना। तो इसलिए 2 मानते हैं कि 2 किसी से भाग नहीं होती, पर बड़ा ये थोड़ा सा डिबेट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 2 किससे भाग होगी भाई, 2 से छोटी तो एक ही नंबर है, कौन सा एक से ये भाग होता है बेचारा। पर इसको मानते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है भाई, ठीक है। ये भाग नहीं होती, भाग तो नहीं होती ना, 3 भाग होती है, 1 से फिर सारे होते हैं। अगर एक वाला लॉजिक ले लें हम कि 1 से भाग होती है, 1 से तो सारे होते हैं, फिर सारी संख्या भाज्य हो जाएंगी, फिर भाज्य अभाज्य का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो इसलिए 2 को अभाज्य मान लेते हैं, 3 को अभाज्य मान लेते हैं। 4 एक वास्तव में एक ऐसी संख्या है जो कि भाग होती है, जिसके टुकड़े होते हैं 2 गुणा में 2। वर्गमूल निकालना है आपको, 576 और डेसिमल कितने हैं, 3 और 3 6, नीचे 6 डेसिमल है तो 6 जीरो लगा दो आप। इसका वर्गमूल निकालोगे 576 का 24 होता है, और जीरो का आपको पता है ना,
100 का 10 होता है, 2 जीरो तो 1 जीरो हो जाती है, तो 6 जीरो है यहाँ पे, तो 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। 3 जीरो के 3 दशमलव लग जाएंगे, 3 अक्षर है ही नहीं ऊपर, तो एक ये लिख लो, 3 के आगे दशमलव, ये आपका आंसर आ जाएगा। 364 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 455। 364 जो है वो 455 का कितने प्रतिशत है? 455 का 100% तो नहीं है भाई, 100% तो वो खुद होता है, 455 का 100% होता है, ठीक है। 455 से जितने भी नंबर कम आए तो वो 100 से कम होते जाएंगे। जैसे आप 80% नंबर लेते थे हमेशा, मान लो, तो क्या होता था, देखो 500 नंबर का पेपर होता था, आप 400 नंबर लेते थे, हमेशा कम ही आते थे ना, 100% पे पूरा हो जाता है वो, तो 100 से कम होगा, ये कितना कम होगा, ये हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 364 455 पे है, तो 100 पे कितना आएगा, प्रतिशत निकालना है, तो इसको भाग कर दो 5 से, कितने पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा, 5 निम में 45, 5 एकम 5, ये 9 चौके 36, 4 पे जा रहा है, ये तो 4, 20 चौके 80%। ये भी आसान सा सवाल था प्रतिशत का, ये भी आसानी लग रहा है। 125 की पावर x है, ये आपका सर्ड एंड इंडाइसिस, इवन इंडाइसिस वाला सवाल है, इंडेक्स वाला, पावर वाला, ये 5 का मल्टीपल होता है भाई, ये भी 5 का होता है, तो 5 की कितनी बार गुणा करोगे, 125 आएगा, 5 5 25, 5 125, 5 की 3 बार, ये देखो 5 5 25, 2 हो गया, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125, 600 5 3000 होते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा, यही आएगा। तो 3 और 2 5, ये 5 की 5 है, तो ऐसे पावर गुणा हो जाती है, आपको पता ही है, सर्ड एंड इंडाइसिस में सिखाया था कि a की पावर m और उसकी पावर n हो तो a की पावर mn हो जाती है, तो 5 की पावर 3x हो गई है, ये 5 की पावर 5 है, बेस अगर बराबर हो 5 5 तो ये पावर भी बराबर होती है, 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3, यही आपका उत्तर है, फोर्थ ऑप्शन। तो इंडाइसिस का भी आसान सा सवाल दिया इन्होंने। छात्रावास, हॉस्टल, हम जब ये सवाल कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी हॉस्टल में बैठे हों, अगर बैठे हों तो इंटरेस्टिंग है, आप कमेंट कीजिए हॉस्टल या पीजी में हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो हॉस्टल में 40 छात्रों के लिए, 40 छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, 30 दिन तक वो खा सकते हैं, 30 दिन तक भोजन सामग्री है, तो टोटल कितना भोजन है, 40 और 30 की गुणा कर दो, 1200 छात्रों का मतलब भोजन है वो। 40 छात्रों को दोगे तो 30 दिन चलेगा, एक छात्र को दोगे तो 1200 दिन चलेगा, 1200 छात्रों को दे दोगे तो वो एक दिन में खा जाएंगे। सिंपल सी बात ये होगी कि आपके पास 1200 डाइट है, कितनी डाइट है आपके पास, 1200 डाइट है, ठीक है, 40 छात्रों के लिए 30 दिन। 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्त होगी, 60 छात्र लगा दो इस पे, ज्यादा हो गए, छात्र ज्यादा बढ़ गए हैं भाई, 40 से 60 हो गए, दिन कम हो जाएंगे आपके, छात्र बढ़ गए हैं, दिन कम दिन चलेगा, अभी कितने दिन चलेगा, 6 से 20 पे, 20 दिन में ये खा जाएंगे भाई। पर एक बात है, वो जो 60 छात्र है ना, वो 40 छात्र वैसे ही होने चाहिए, ऐसा ना हो कि जो 20 छात्र एक्स्ट्रा है वो बहुत पहलवान टाइप हो, फिर तो वो जल्दी खा जाएंगे। अच्छा, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, देखो पहले क्या है, 3 x जमा 2 की पावर स्केयर है, स्केयर खोल दो आप, x a जमा b की 2 की तरह, a की 2, 2 की 2 4, 2ab, 2ax है, b 2 है, 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसकी गुणा कर दो 5 से, 5x जमा 5 दूनी 10 और जमा में 2, फिर 3 की गुणा कर दो, 3x स्केयर, 3 चौके 12, 3 चौके 12x जमा में 5x जमा 10 और 2 12, बड़ी पावर वाला पहले लिख लो, 3x स्केयर, 12x और 5x 17x हो गए, और 12 जमा 12 ये एक जैसे, इनको जोड़ दो 24। अब इनके गुणनखंड करने हैं तो इनकी गुणा कर लो, 24 दिए 72, आपको 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनकी गुणा प्लस की 72 आए, ठीक है, 17 8 में 72 होते हैं, तो 9 और 8 इसके टुकड़े हो जाएंगे, 3x स्केयर जमा 9x जमा 8x, 9 और 8 क्या हो गए, 17 हो गए, और 9 8 72 हो गए, ठीक है। 3x इसमें कॉमन ले लो, x जमा 3 बच गया, इसमें 8 कॉमन आ रहा है, x जमा 3 बच गया आपका, इन दोनों में क्या है, x जमा 3 दोनों में कॉमन है, तो x जमा 3 आ गया, पहले में क्या बचा यहाँ पे 3x, और दूसरे में x जमा 3 गया तो 8 बच गया, x जमा 3 3x जमा 8, ये आपका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये गुणनखंड का सवाल आसानी था। माध्य क्या निकालनी है आपने, मीडियन निकालनी है आपने, ठीक है,
मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन होता है बीच वाला, ठीक है, बिचौलिया, बीच वाला मीडियन होता है, बीच वाला नंबर, सबसे बीच वाला, ठीक है। जैसे आपके भाई बहनों में छोटा हो, सबसे बीच में हो, जो जैसे 3 हो तो बीच वाला। तो इसमें बीच वाला कई क्या करेंगे, कितने नंबर है भाई? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 नंबर है। तो 10 नंबर में 4 तो एक तरफ कर देते हैं कई, और 4 एक तरफ कर दिए 8, बीच में 2 रह गए, तो इनका जोड़ करके, इनको 2 से भाग करके इनके बीच का नंबर निकाल देते हैं, जो कि आपका गलत है, बिल्कुल गलत है वो। क्यों? क्योंकि इसने नंबर सही से नहीं दिए। ये देखो सबसे छोटा तो 20 था, इसने आगे सबसे 25 लिख दिया। या तो सबसे छोटे से स्टार्ट करो या सबसे से बड़े से स्टार्ट करो। आपके भाई बहन, मान लो आप 5 भाई बहन हो, ठीक है, आप में ये कहा जाए कि मीडियन मंझला कौन सा है, तो आप मान लो बाय द वे खड़े हो, ऐसे ही खड़े हो, उस हिसाब से बता दोगे आप। खड़ों में तो ऐसा हो सकता है आप 5 खड़े हो, 5 में जो सबसे बड़ा जो भाई है आपका, सबसे बड़ा, वो बीच में खड़ा हो, और अपने छोटे भाई बहनों को उसने उंगली पकड़ा रखी हो ऐसे, है ना, बीच में ही खड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है ज्यादा। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे 2 इधर वाले निकल जाओ, 2 इधर वाले निकल जाओ, बीच में ये है जो बड़ा है, नहीं। पहले लाइन वाइज लगाओगे ना उनको, एज के हिसाब से। एक 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 11 साल का, 13 साल का, हाँ ये 11 वाला या 9 वाला बीच, 9 वाला बीच में आएगा ऐसे। तो वैसे ही अगर इन डाटा को आप बिना आरोही अवरोही क्रम में लिखे मीडियन निकाल दोगे, तो वो उतना ही गलत होगा जितना आप घर में 5 बच्चे हों और मिक्स खड़े हो, एज के हिसाब से ना खड़े हों, बीच में कोई बड़े वाला हो, और आप उसको निकाल दो कि ये मीडियन है, ये मजल है जी। समझ गए मेरा पॉइंट, क्यों करना है ये आरोही क्रम। सबसे छोटा लिखो 20, 20 के बाद आपका सबसे छोटा मुझे दिखाई दे रहा है 22, फिर 23, फिर 25 दिखाई दे रहा है, 25 से बड़ा इसमें 26 है, फिर 28 है, 29 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 30 भी नहीं है, 31 है, फिर उसके बाद 32 दिखाई दे रहा है, फिर 35 दिखाई दे रहा है, इसमें 34 है, सॉरी 34 है उससे पहले, और फिर 35 है। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 और 1 10 ही नंबर थे, हो गए। अब इसमें मैं क्या करूं, ऊपर से छोड़ते जाओ बेशक, एक छोड़ दो ये, एक छोड़ दो ये, एक छोड़ दो ये, एक छोड़ दो ये, एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, ये 2 बच गए अब बीच में। 28, ये ऐसे कैसे हो गए? 20 22 23 25, 25 के बाद 26 था, ये 26 था, ये 26, तो 26 जमा में 28 बटे 2, 28 6 34 और 20 54 बटे 2, ये आ गया 27। वैसे कुदरती इसमें 22 26 बीच में आ रहा था, पर ये गलत है, 35 सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। 10 नंबर हो ना, तो आप ऐसे आप निकालोगे। इसमें एक हौज है, हौज मतलब पानी के टैंक को कहते हैं, ठीक है, जो 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर आपकी लेंथ जो है 15 मीटर है, और आपकी जो चौड़ाई है, विड्थ कह लो, वो आपकी 10 मीटर है, या ब्रेड्थ कह देते हैं इसको, और गहराई या ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। उसकी चारों दीवारों व पेंदे की मरम्मत करना है, चारों दीवारों की। सपोज करो आप एक कमरे में बैठे हो अभी इस टाइम में, जैसे ये कमरा है, ठीक है, तो इसमें पेंदा कौन सा हो गया? फर्श हो गया। फर्श की क्या करनी है आपने? मरम्मत करनी है। तो आपका जो खर्चा है ना, वह वो क्या है? 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर। जैसे ही वर्ग मीटर दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पेंदे की करनी है, 4 दीवारों की करनी है, सिंपल सी बात है। पेंदा होता है नीचे वाला फर्श। फर्श में कौन कौन सी भुजाएं होती है? एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है ना फर्श में, तो उनका क्षेत्रफल पेंदे का तो आ जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, LB आ गया, ठीक है भाई। अब 4 दीवारें ले लो भाई। अब मैं बैठा हूं, मेरे सामने दीवार है एक कमरे की, उसमें इधर लंबाई है और इधर चौड़ाई है, तो ये लंबाई हो गई, और लंबाई के ऊपर यूं ऊंचाई हो गई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया उसका, लंबाई गुणा में ऊंचाई। और बिल्कुल वैसी दीवार आमने सामने होती है, एक ऐसी लंबाई गुणा ऊंचाई, ये भी सेम हो जाएगी, तो ये लंबाई गुणा ऊंचाई कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। लेफ्ट साइड में मेरे भुजा है, वो चौड़ाई है यूं, और यूं ऊंचाई है, और सामने बिल्कुल इसके ऐसी भुजा है 4 दीवारों में, 2 दीवारें एक जैसी होती है, 2 दीवारें एक जैसी होती है, तो वो भी 2 बार आएगी, उसमें चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगी। ये सारा क्षेत्रफल किसका है? ये 4 दीवारों का और फर्श का क्षेत्रफल है। छत का और लेना हो तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा, वो हमें लेना नहीं है। अब लंबाई कितना है भाई? 15, चौड़ाई 10। अच्छा, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 15 गुणा में ऊंचाई 3,
और फिर लंबाई नहीं चौड़ाई, चौड़ाई 10 गुणा में ऊंचाई 3। इसको आप सोल्व कर लो। 15 × 45 दूणे 90 और 10 × 30 दूणे 60। 90 60 150 150 300 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा लग रहा है भाई? 24 रुपये। तो 24 से गुणा कर दो, 7200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस मेरे मित्र ने, जिसका भी मैंने पेपर कहीं से उठाया इंटरनेट से, इसने सारे ऑप्शन भर रखे हैं लगभग, बाद में 3600 लगाया, वो भी बेचारे का गलत निकला, जो सही था उस पर निशानी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लघुत्तम समापवर्त्य फ्रैक्शन नंबर का LCM क्या होता है? LCM ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन में आप क्या करते हो? LCM ऑफ न्यूमिनेटर, ऊपर वालों का न्यूमिनेटर का LCM लेते हो और नीचे वालों का क्या लेते हो? HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो LCM ऊपर वालों का ले लो, क्या है? 2 3 4 9। ठीक है। इसका LCM निकालोगे, 2 3 4 9 का 36 होता है, देखते ही पता लग रहा है। बाकी निकालना है तो 2 से भाग करो पहले, फिर क्या करोगे आप? 3 से भाग कर दो, 3 दिए 9, 2 दिए 6। अब ये दोनों किसी एक नंबर से भाग हो ही नहीं रहे। 2 दिए 6, 2 12 दिए 36, LCM आ जाएगा। तो LCM 36 आ गया। नीचे वालों का HCF 3 5 7 13, ये भाग ही नहीं हो रहे किसी से। किसी से नहीं भाग होते तो किससे भाग होते हैं? 1 से भाग होते हैं। तो इनका HCF आ गया 1, 36 आंसर आ गया आपका। ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे कि जी LCM निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का LCM निकालते हो, नीचे वाले का आप HCF क्यों निकालते हो? उसका LCM क्यों नहीं निकाल देते? 2 नंबर है, 2/3 3/5। इसका LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? पहाड़ा। जैसे 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 दूने 6, 3 3 12 15, जो भी। 5 के भी जैसे 10 15, ये मल्टीपल हो गए। तो वैसे 2/3 का मल्टीपल क्या होगा? इसको 2 से गुणा करो, 2 दूने क्या हो जाएंगे? 4/3। फिर 3 से गुणा कर दो, 2 3 6/3। फिर 4 से कर दो, 2 चुके 8/3। ये इसके मल्टीपल हैं। इसके मल्टीपल क्या आएंगे? 3 दूनी 6/5, 3 3 9/5, 3 चौके 12/5, ये होते हैं ना। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? मल्टीपल में जो न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है आपका, 3 6 9 12, और 2 वाले में क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो 2 4 6 8 बढ़ता जा रहा है ना आपका। तो इसमें से कहां पे बराबर होगा? 6 पे। देखो ये 6 है और ये 6, इसमें बराबर हो रहा है। तो इसलिए आप कॉमन मल्टीपल लेते हो उन दोनों का। क्या लेते हो? कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल में क्या हो जाता है आपका? दोनों का LCM आ जाता है। ठीक है। उसको दोनों भाग करते हैं वो। पर नीचे वालों में क्या होता है कि नीचे वालों में तो आपको गुणा करनी नहीं होती, वहां तो 3 3 3 ऐसे ही रहता है। 2/3 को आप 5वां मल्टीपल लो, इसका 5 गुणा करो, 5 दूनी 10/3। तो गुणा तो ऊपर वाले से हो रही है, नीचे वाले तो नहीं हो रही। नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रह रहा है, तो डिनोमिनेटर तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। जब मल्टीपल चल ही नहीं रहा डिनोमिनेटर का, जब 3 का पहाड़ा ही नहीं चल रहा, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 5 1 5, 5 दूने 10, ये चल ही नहीं रहा मल्टीपल, तो इनका कॉमन मल्टीपल कैसे लोगे आप? और कॉमन मल्टीपल में से फिर लोवेस्ट होता है वो LCM होता है। तो LCM तो ले ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर का LCM ले ही नहीं सकते आप। इनके मल्टीपल निकालो आप, 2 3 गुणा करते जाओ, गुणा होती है वो न्यूमिनेटर को होती है, तो न्यूमिनेटर तो बढ़ता रहेगा। और 2 के 4 के 3 के 9 के, इन सब के न्यूमिनेटर आएंगे। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 36 पे इनका पहाड़ा बराबर हो गया सबका। 2 में भी 36 आ गया, 3 के पहाड़े में 36, 4 के पहाड़े में 36, 9 के पहाड़े में 36। तो 36 इनका कॉमन मल्टीपल हो गया LCM। 36 के बाद 72 भी आएगा, वो भी कॉमन मल्टीपल है, पर छोटा मतलब कॉमन मल्टीपल LCM 36 हो गया। पर नीचे वालों को तो गुणा हो ही नहीं रही। 2/3 का मल्टीपल निकालोगे तो आप 5 से गुणा करोगे, 10/3 आएगा। नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। ठीक है। मल्टीपल में तो ऊपर से गुणा होती है, गुणा कभी नीचे तो भाग होता है हमेशा। तो मल्टीपल जब भी निकालोगे तो आप हमेशा न्यूमिनेटर को गुणा होती जाएगी, उसका मल्टीपल निकलेगा। अब पर दिक्कत क्या आएगी? एक दिक्कत आएगी, 2/3 4/3 6/3, 3 का 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, इसमें यहाँ भी 6 आ गया। आप कहोगे जी देखो जी LCM बन गया, 6 दोनों में कॉमन है तो ये LCM है। पर इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 3 है, इसका क्या करोगे आप? 6/5 और 6/3, 6 तो दोनों में कॉमन है, पर 6/5 और 6/3 तो अलग अलग है दोनों संख्याएं। तो वो दोनों किसी एक संख्या का कैसे मतलब LCM हो सकता है? ये तो दोनों नंबर ही अलग अलग है। मैं 6/5 लूँ या 6/3 लूँ? इसलिए क्या किया जाता है कि नीचे वालों में तो कुछ कॉमन आना नहीं है, अगर आ जाए तो बेटर है। कुछ साझा 2 या 3 हो, मान लो जैसे 4 और 6 में साझा 2 होता है, 2 ले लूंगा मैं,
ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं, HCF 1 आ जाता है इनका, बस सिंपल। चाहो तो मैं इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को ना नीचे HCF क्यों लेते हैं, मैं आधा घंटा पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ, पर वो लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, और उसके लिए कुछ ही बच्चे हैं जो उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस लेवल को, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप चाहो तो ये याद भी रख सकते हो कि एलसीएम में ऊपर वालों का एलसीएम लोगे, क्योंकि मल्टीपल में ऊपर वालों को गुणा होती है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 2/3 का मल्टीपल। 2/3 का मतलब 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, ऐसे। ये तो मल्टीपल हमेशा न्यूमिनेटर का निकलेगा, डिनोमिनेटर का मल्टीपल ही नहीं निकलेगा तो फिर कॉमन मल्टीपल या एलसीएम कैसे निकलेगा, तो उसका HCF निकलेगा, ठीक है। ये याद आप कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया फल विक्रेता। फल विक्रेता 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। ये देखो भाई, फर्स्ट पेटी है, ये सेकंड पेटी है, दोनों में दशहरी आम है, 750 रुपये में सेलिंग प्राइस, और इसने भी 750 रुपये में बेच दिए। खरीदे कितने में थे पता नहीं, खरीदे कितने में कोई बताता भी नहीं। आप फल लेने जाते हो तो कोई बताता है मैं इतने, मैं भी 20 रुपये के लाया था, आपको 50 के दे रहा हूँ, नहीं बताता। उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ, मान लो पहले वाली पे क्या हुआ, 25% लाभ हुआ, दूसरी पर 25% हानि, इस पर 25% हानि हो गई, ठीक है। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, टोटल सौदे में कितना लाभ या हानि हुई, उसके लिए हमें पहले कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि उसने आम खरीदे कितने के थे। उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा। सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बाद निकलती है। कॉस्ट प्राइस पहले आप खरीदोगे तभी तो बेचोगे, खरीदे नहीं तो बेचोगे क्या। तो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ दो, हानि हो तो घटा दो, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस 750 कैसे आया, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं, कितना मान लूं मैं, इसका x मान लेता हूं पहली का, ठीक है, दूसरी का y मान लेता हूं। तो पहले x की खरीदी थी, तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे आया, 750 कैसे आया, उसने x रुपए पे 125% का लाभ कमाया। x या 1 जमा 25/100 कर दो, या गुणा में 125/100 कर दो, एक ही बात है। तो x के ऊपर 25% लाभ कमाया उसने, तब 750 आए। अब क्या होगा, 25 पंजे 125, 2500 के 100, 4 उधर जाए गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, और 5 नीचे भाग में आ जाएगा, तो 5 से काट दो, x बराबर 600 रुपए की वो पेटी उसने खरीदी थी। सेम तरीका दूसरी में लगा दो, 750 रुपए की पेटी बेची थी, y में खरीदी थी, y के ऊपर क्या हुआ था, उसको 25% की हानि हुई थी, 1 - 25/100 यानी कि 75/100 इसका मैं कह सकता हूं। तो 100 ऊपर आ जाएगा, 750 गुणा में 100 और बटे में 75, ये आ गया आपका 1000 रुपए में इसने खरीदी थी और 750 में बेच दी। टोटल कितने की खरीद हुई, 1000 और 6 1600 रुपए की क्या आ गई इनकी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 750 कितने की आई, 1500 रुपए दोनों की आई, ठीक है। 1600 रुपए में खरीदा, 1500 में बेच दिया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ भाई, 100 का। कितने के पीछे, 1600 में खरीदे थे, खरीदने के पीछे ही तो होता है ना। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। खरीदोगे तभी तो उस पर लाभ या हानि कमाओगे ना, बेचने पे थोड़ी कमाया, खरीदने पे कमाया, अभी कितने पे लाभ हुआ, कितने पे हानि हुई। प्रतिशत में निकालनी है तो गुणा में 100, 16 × 6 = 96, बच गया 4 बटे क्या आ जाएगा, 4/16, ये आ जाएगा 1/4, 6 से ये 1/4, 1/4 होता है 25%, 0.25। तो ये क्या हुई थी, हानि हुई थी ना हमें, हानि का है, ये रही, ये हानि हो गई हमारी, ठीक है। इस बच्चे का थोड़ा गलत है सवाल, दोनों ऑप्शन ही। किसी त्रिभुज में ए बी बराबर AC, ए दोनों में कॉमन है, यानी दोनों भुजाएं ए से स्टार्ट होती हैं, ये ए है तो ए भी मान लो ए से स्टार्ट हुआ और AC भी ए से स्टार्ट हुआ। ये देखो बड़ी बेकार ड्राइंग है भाई। अच्छा, ए बी ये भुजा हो गई, AC ये भुजा हो गई, ये दोनों बराबर हैं। इन भुजाएं बराबर हैं तो भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये होता है त्रिभुज में कि त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, यानी कोण B बराबर होगा कोण C के, ठीक है भाई। तो कोण B को मैं क्या मान लूं, चलो बाद में देखेंगे। कोण B जो है कोण A का दोगुना है, कोण B ये कोण है वो कोण A का दुगुना है। कोण A को मान लेता हूं मैं x, तो कोण B इसका दुगुना है, 2x हो जाएगा। ये x है तो ये 2x हो जाएगा, और ये आपस में बराबर है तो ये भी 2x हो गया।
कोण सी बराबर 2x हो गया। और इन तीनों का जोड़ क्या होता है भाई 180, x जमा 2x जमा 2x, ये होता है तीनों त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180। 5x 180 हो गया, x 5 से 36 पे जाएगा 36 डिग्री, x 36 डिग्री आ गया। कोण C का मान C 2x है तो 36 दूने 72 हो गया। ए पूछे तो बोल देना 36, तो ये 72 डिग्री। ठीक है, इस बच्चे को थोड़ा सा त्रिभुज कम आती है। 14 विद्यार्थी हैं, उनके जो प्राप्त अंक, उनके जो नंबर आए एग्जाम में, उनका औसत अच्छा खासा 71 है। 14 विद्यार्थियों ने 71 के औसत से अंक लिए हैं, तो टोटल अंक कितने हो गए 74 गुणा 14 गुणा 71। ठीक है, पर जांच करी तो पता चला है रीचेकिंग में, उसने रीवैल्यूएशन के किसी ने फॉर्म भराए तो पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 थे। कितने थे भाई 56 थे, नहीं 56 की बजाय 42, 56 थे उसकी बजाय 42 इंद्राज हो गए, मतलब एंटर 42 हो गए। 56 थे पर 42 एंटर हो गए उसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 42 गलती से एंटर हुए तो 42 हटा देंगे, घटा दें 42 और 56 उसके एंटर कर देंगे। ये 56 एंटर कर दिया हमने। और दूसरा जो था उसके 32 की जगह 74 एंटर हो गए। ठीक है, 32 की इसकी बल्ले बल्ले हो गई, 32 की जगह 74 एंटर। 74 गलती से एंटर हुए हैं तो 74 घटा दोगे और 32 उसके थे तो 32 जोड़ दोगे। ठीक है, तो 14 गुणा में 71, ये उनके 14 के अंक थे। 56 में से 42 गया, इसमें तो 14 का फायदा हो रहा है, और इसमें -74 प्लस 32, इसमें क्या हो रहा है 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 4, ये 74 वाला बड़ा है माइनस के 42। ठीक है, 14 गुणा में 71, -42 में से प्लस के 14 गए, ये बच गया माइनस का 28। ठीक है, 28 कम हो जाएंगे। तो अब हमें पता चला कि गलती से एंटर होने की वजह से 2 स्टूडेंट के अंक आपके -28 हो रहे हैं, टोटल अंक 28 कम हो जाएंगे। बच्चे कितने हैं 14, बच्चे 14 हैं, स्टूडेंट तो 14 है आपके। तो टोटल मार्क्स जो है मैंने निकाले नहीं है, इसकी गुणा करूंगा 28 घटाऊंगा तब निकलेंगे, पर वो 28 कम हो जाएंगे, अब 28 कम हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट कितने इसमें 14 स्टूडेंट है, तो एवरेज कितनी कम हो जाएगी, टोटल मार्क्स होंगे 28 कम। 14 बच्चों के 28 कम होंगे, तो बच्चे कितने कम हो गए 14 से भाग कर, तो 2 कम हो जाएंगे। तो 71 का औसत था वो कहाँ आ जाएगा, 2 कम होकर 69 पे आ जाएगा। आपको इसकी गुणा 28 करो, नया अंक आएगा, फिर 14 से भाग करो, उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा ये देख लो, गलत एंट्री हुई है तो नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। हमने देखा एक के तो 14 बढ़ गए, ठीक है ना, उसने कम एंटर किए थे, दोबारा से 56 एंटर सही करोगे तो 14 बढ़ गए। दूसरे के 74 गलती से एंटर करे थे वो हटाओगे, 32 एंटर करोगे तो 42 कम हो गए। 14 बढ़े 42 कम हो गए, 14 और 42 को देखा तो फिर 28 कम हो गए। 28 14 बच्चों के कम हुए तो एक बच्चे के 2 कम हो गए, 2 का औसत गिर गया। 71 का औसत था, अब सही औसत 69 का है। ये औसत का एक आसान सा सवाल था। ये HCF का सवाल आ गया हमारे पास। पोलिनोमियल ये दिया हुआ है 2 आपके पास जो बहुपद है वो, इसमें से साझा कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से साझा देखो, इसके टुकड़े कर लो आप गुणनखंड इसके 20x² माइनस 9x प्लस 1 के। कैसे करोगे आप, गुणा कितनी आ गई प्लस की 20, 9 के 2 टुकड़े कर दो जिनकी गुणा प्लस की 20 हो। 5 और 4 9 और 5 के 20, गुणा प्लस की तभी होगी जब ये माइनस की हो दोनों, प्लस के ले नहीं सकते, प्लस का 9 है नहीं तो माइनस के ले लो। 20x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1। 5x इसमें कॉमन है, यहाँ 4x बच गया, यहाँ 5x आ गया ना बाहर, 5x का 1 ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो। 4x माइनस 12 है तो यहाँ माइनस का 1 हो गया। 4x माइनस 1 इन दोनों में कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ बचा 5x और इसमें बचा -1। ये इसके टुकड़े हो गए। अब इसके टुकड़े करोगे आप तो इसमें कॉमन 5x माइनस 1 तो बन सकता है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x नहीं बन सकता। यहाँ पे देखो यहाँ 4 है ही नहीं, तो ये 5x माइनस 1 जो है ना, यही आपका HCF आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। चाहो तो करके देख लो। 5 और 1 की गुणा प्लस की 5, 6 के टुकड़े करो, 5 और 1 6 होते हैं, 5 एकम 5, 5x² माइनस 5x माइनस x, माइनस की 6 हो गए, गुणा माइनस माइनस प्लस 5 हो गई। अब इसमें 5x कॉमन लो, यहाँ x माइनस 1 माइनस 1 ले लो, x माइनस 1, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो 5x यहाँ बच गया, यहाँ -1। देख लो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 1। किसी एक का भी निकालोगे तो उससे पता लग गया था, इसका मतलब 5x माइनस 1 आया था ना यहाँ पे, तो इसमें 4x तो मुश्किल है बनना, 5x आसानी से बनेगा। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन
आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी को कहा गया कि किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कह दिया। मान लो x था, x को बोले कि 3/8 से गुणा कर दो भाई, ठीक है। उसने क्या किया, उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। उसने x को क्या कर दिया, 3/8 से भाग कर दिया। 3/8 से भाग का मतलब हो गया कि भाग की बजाय गुणा करो तो ये उल्टा हो जाएगा, x के गुणा में 8/3, ये 8x/3 बना दिया उसने, 3/8 की बजाय 8/3 कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक है। जो गलती से उसने उत्तर निकाला ना, वो सही वाला जो उत्तर था ना, ये जो करना था उसको, इससे 55 अधिक है। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, जो गलत वाला है और जो सही वाला है, उसमें डिफरेंस कितना है, 55 का है। तो सही उत्तर आपने निकालना है। 3 और 8 का एलसीएम आएगा 24, 3 8 है 24 तो 8 8 64x, 8 3 24 तो 3 3 9x बराबर 55। 64 में से 9 गए, 55x बटे 24 बराबर 55। ये 55 उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 55 से 55 कटेगा, सीधा ही काट दो, 55 एकम 55, तो x बराबर 24 इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा में होगा, x बराबर 24। तो नंबर तो वो 24 निकाल लिया हमने। तो सही उत्तर क्या होगा, 24 नहीं होगा, कहीं यहां निशान लगा देंगे 24 पे। सही उत्तर वो होगा कि उस 24 नंबर को उसने 3/8 से गुणा करना था। 3/8 से गुणा करो, 8 3 24, 3 3 9, सही उत्तर 9 आएगा। उसने क्या कर दिया, उसने 24 को 3/8 से भाग कर दिया, यानी 8/3 से गुणा कर दिया, उसने निकाल दिया 64। 9 की बजाय 64 निकाल दिया उसने, 55 अधिक। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आप कर लोगे। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है, 45 55 इस टाइप की, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक बड़ा है, इसमें दहाई के अंक से दुगुना है, ये हो सकती है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, ये भी हो सकती है। इकाई का अंक दुगुना है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 5 और नहीं हो सकती, इन चारों में से कोई हो सकती है। ये चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, ये देखो, ये देखो, इकाई का अंक दुगुना है। अब क्या कहा जाता है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, किसी इन संख्या में किसी में 27 जोड़ दें, तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। बदल जाता है मतलब 12 का क्या हो जाता है, दहाई वाला आ गया, ये 2 आगे आ जाएगा, दहाई की जगह, इकाई की जगह 1, ये पलटेगी तो 42 हो जाएगी, ये 63 हो जाएगी, ये हो जाएगी 84। पलट जाता है कितने जोड़ने से, 27 जोड़ने से। 27 तो इसमें जोड़ने से हो रहा है, देख लो, 36 और 27 63, इसमें तो गैप 36 का है, इसमें गैप 18 का है, इसमें गैप 9 का है, ठीक है ना। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जो आप लेते हो ना, दहाई का अंक 1 ले लो, इकाई का अंक 2 ले लो, इसको जब डबल करोगे ना तो 9 का गैप आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये 10 वाली लाइन में था, ठीक है, इसका दुगुना करोगे तो 2 हो गया, ये 20 वाली लाइन में चला गया, 10 का फर्क पड़ गया ना, 10 का फर्क, पर वो 9 का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो दूसरा है वो कम हो जाता है ना। दहाई वाला अंक दुगुना हो गया, इकाई वाला पहले से आधा हो गया, वो कम हो जाता है, तो इसलिए 10 में से 1 गया, 9 का फर्क रह जाता है वो। ऐसे ही अगर इसका पलटोगे ना आप, तो 2 की बजाय 4 दुगुना हो गया, 20 का फर्क पड़ेगा, 20 का, पर क्योंकि ये 4 से 2 हो गया, ये 2 कम हो जाता है, तो 18 का फर्क रह गया। ऐसे 30 वाली लाइन में आओगे ना आप, 30 वाली में, तो 30 वाली लाइन में क्या होती है संख्या, 31 32 33 ऐसे होती है। तो इसको, ये दहाई वाला संख्या को दुगुना करोगे, 6 करोगे ना, तो 30 का फर्क पड़ेगा, पर इकाई वाला पहले से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो 30 से थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, 30 से थोड़ा कम, यानी 27 का फर्क, ये फर्क है। तो इसने कहा था ना 27 का फर्क पड़ रहा है, तो ये 27 किसके पास है भाई, 27 20 के पास है, 10 के पास है, 30 के पास है, 40 के पास है, 27 30 के पास है। तो वो संख्या जो है वो 30 की लाइन में है, सिंपल सी बात है। 30 की लाइन में कौन सी है, ये देख लो, 36 है, और तो कोई बनती नहीं, 34 तो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक दुगुना होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाने का, कि भाई पहले तो इकाई वाला दुगुना था, अब दहाई वाला दुगुना कर दिया, इकाई वाले को आधा कर दिया, है ना, पलट दिया उनको, दहाई वाला दुगुना हो गया, तो दुगुना होते वो संख्या बढ़ जाएगी, 10 से 20 10 बढ़ जाएगी, 20 से 40 20 बढ़ जाएगी, 30 से 60 30 बढ़ जाएगी, 30 वाले में 30 बढ़ती है वो, तो यहाँ 27 बढ़ी है, तो इसका मतलब 30 के आसपास बढ़ी है, 30 वाली संख्या होगी, 36 लगा दो निशान, ठीक है। और बाकी इस तरीके से भी आप देख ले, जोड़ के देख सकते हो पलट के। कई एक्स वाई भी मानते हैं, इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक वाई है, उससे बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे भी आपको इजी और शॉर्ट लगे उस तरीके से आप इसको कर लो।
तो हमने दोस्तों इसमें जो पीआरटी का एग्ज़ाम था, एचटेट पीआरटी का 2020 का, जो कि जनवरी 2021 में हुआ, आपने देखा हमने इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन को निकालने के साथ साथ हमने उनको कंसेप्ट को समझने की भी कोशिश की। ठीक है, ऐसे ही हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, चाहे वो त्रिभुज की हो, अलजेब्रा की हो, सिंप्लीफिकेशन की हो। आपको कोई टॉपिक, मान लो कोई त्रिभुज या कुछ ऐसा जो समझना हो, और या फिर उस टॉपिक में कोई एक चीज़ समझनी हो, एलसीएम एचसीएफ में कोई चीज़, जैसे फ्रैक्शन का एलसीएम स्पेशली नहीं आता, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर 5-7 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज करवा दूंगा, तो वो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी और मेरा फ्री टाइम का थोड़ा यूज़ हो जाएगा कि जो मैं जॉब में लगा हुआ हूँ, तो बाकी बच्चे जो जॉब में लगना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा गाइड कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय।